एक शादीशुदा से प्यार। तुम्हारे और शशांक के बीच क्या चल रहा है? सीधे और सपाट शब्दों में शालिनी ने पूछा। एक पल के लिए नेहा का चेहरा सफेद हो गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, जो शायद तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था। थूक निगलते हुए नेहा बोली, मैं और शशांक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, एक घुटी सी चीख शालिनी के अधरों से निकल पड़ी। वह आशान्वित थी कि शायद नेहा इनकार करेगी, पर उसकी स्वीकारोक्ति से वह थरथरा उठी। अंधकारमय भविष्य की ओर बेटी के बढ़ते कदमों से उसका अंतर्मन असीम वेदना से कराह उठा। अनायास ही पुरानी स्मृतियों ने अंगड़ाई ली और शालिनी अपने विवाह का जोड़ा और तस्वीरें लेकर बैठ गई। गहरी सांस लेते हुए वह सुर्ख साड़ी को धीरे धीरे सहलाने लगी। कोमल एहसास अचानक ही चुभन में तब्दील हो गए। उसने झटके से साड़ी एक ओर रख दी और एल्बम उठाकर पन्ने पलटने लगी। एक एक तस्वीर बीते पलों को सजीव कर हृदय को कचोटने लगी थी। धुंधलाती निगाहों से जब और तस्वीरें दिखनी बंद हो गई, तो उसने उन्हें भी एक ओर सरका दिया। अपने कंधे पर जाने पहचाने स्पर्श के एहसास से उसने पीछे मुड़कर देखा। नेहा थी, उसकी बेटी। माँ, फिर वही सब। कितनी बार आपको कहा है, क्यों आप इन चीजों को खोलकर बैठ जाती हैं? जिन यादों से दिल दुखता है, क्यों आप उन्हें बार बार कुरेदती हैं? क्यों नहीं इन्हें हमेशा के लिए दफन कर देती? काश इन्हें दफन करना इतना आसान होता, कहकर शालिनी आंसू पोंछते हुई उठ खड़ी हुई। सुबह उठकर शालिनी कॉलेज के लिए तैयार थी। आज उसे कुछ जल्दी पहुंचना था। वह इंटर कॉलेज में शिक्षिका थी और आज वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में मीटिंग थी। नेहा को कुछ हिदायतें देकर वह घर से निकल गई। नेहा अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी थी और अब शालिनी को अपनी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। अपनी सहकर्मी मिसेज गुप्ता के कहने पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत रोहन से मिलकर वह काफी प्रभावित हुई थी। उसके माता पिता से मिलने का निर्णय ले वह कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि उसकी नज़र सामने के रेस्टोरेंट से निकले एक युगल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और अपने आप में ही बुदबुदाई, ये तो नेहा है। पर उसके साथ शशांक? हाँ, शशांक ही तो है। नेहा के साथ काम करने वाली नेहा की सहेली मीनल का पति। पर ये दोनों एक साथ मीनल के बिना? वह कुछ और सोच पाती, तब तक दोनों कार में बैठकर उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। नेहा जिस अंदाज से शशांक के साथ बैठी थी, उसे देख शालिनी के दिमाग में ढेरों प्रश्न कौंध गए थे। अचानक ही किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। अपनी बेचैनी को नियंत्रित करते हुए उसने घर का दरवाजा खोला और बेग एक और पटक वह सोफे पर लुढ़क गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी शक्ति निचोड़ ली है। शरीर बेजान प्रतीत होने लगा। तो क्या नेहा भी वही गलती करने जा रही है? क्या शालिनी की कहानी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी? कब से भटक रही है वह? क्या मिल पाया है उसे? जो उसका था वह भी खो दिया उसने। सारे रिश्ते नाते पल भर में बिखर गए। घृणा, नफरत, जिल्लत, बदनामी, यही सब तो पाया था उसने। एक परछाई के पीछे भागते हुए जब होश आया तो चेतना जागी और अपने शत विकसित अस्तित्व के साथ उसे अपना शहर, अपने लोग, दोस्त, परिचित
सबको छोड़ मुंह छिपाना पड़ा था। नेहा के कदमों की आहट से उसने खुद को संभालने का प्रयत्न किया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों लेटी हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? करीब बैठ माँ के माथे पर हाथ रखते हुए चिंतित स्वर में नेहा बोली। बदहवास होती दिल की धड़कनों को काबू करते हुए उसने नेहा से प्रश्न किया। नेहा, मैं जो पूछूंगी सच बताओगी? कैसी बात कर रही है माँ? आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे और शशांक के बीच क्या चल रहा है? सीधे और सपाट शब्दों में शालिनी ने पूछा। एक पल के लिए नेहा का चेहरा सफेद हो गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, जो शायद तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था। थूक निगलते हुए नेहा बोली, मैं और शशांक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, एक घुटी सी चीख शालिनी के अधरों से निकल पड़ी। वह आशान्वित थी कि शायद नेहा इनकार करेगी, पर उसकी स्वीकारोक्ति से वह थरथरा उठी। अंधकारमय भविष्य की ओर बेटी के बढ़ते कदमों से उसका अंतर्मन असीम वेदना से कर्रा उठा। पर शशांक तो विवाहित है। गहरी पीड़ा से भर वह बोली, मैं जानती हूँ। नेहा ने भावहीन स्वर के साथ संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या वह मीनल से संबंध विच्छेद कर तुमसे विवाह करेगा? नहीं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस उसका प्यार और साथ चाहिए। शालिनी के सीने में घुमड़ते बवंडर से अनजान नेहा ने बेतकल्लुफी से स्पष्ट किया। प्यार और साथ, ये तो वह मृग मरीचिका है जिस तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। नेहा, गहरी सांस भरते हुए शालिनी बोली, जिस राह पर तुम्हारी माँ चली, आज तुम भी उसी मुहाने पर खड़ी हो। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? विस्फारित नेत्रों से नेहा शालिनी को देखती रह गई। क्या पापा पहले से विवाहित थे? आश्चर्य से नेहा ने पूछा। हाँ। क्या आप पहले इस सच से परिचित नहीं थी? जानती थी, पर उनके प्रेम में अंधी हो आग में हाथ जला बैठी थी। हाँ, हाथ ही तो जला था मेरा। केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय तब अमित, तुम्हारे पापा, जो कि रिसर्च कर रहे थे, हमारे प्रैक्टिकल की क्लास लिया करते थे। उन्होंने ही थामा था उस समय मेरा हाथ। हाथ की जलन तो उन्होंने शांत कर दी थी, पर जो आग मेरे हृदय में भड़क उठी थी, उसे नहीं बुझा पाए थे वो। दिन रात उनका ख्याल मुझे बेचैन किए रहता। मैं उन्हें जितना परे झटकती, उनका अक्स उतना ही करीब आ मुझे झिझोड़ जाता। स्वयं को असहाय पा एक दिन उनके सामने मैंने अपने हृदय के उद्गार आवरणहीन कर दिए थे। विस्मय से देखते रहे थे वह मेरी ओर। फिर गंभीरता से बोले, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं विवाहित हूँ। गहरा आघात लगा था मुझे यह सुनकर। कुछ दिन मैं खामोश रही, उनसे दूर दूर रहने का असफल प्रयास भी किया, पर सब व्यर्थ। मेरा मन किसी विष बेल की तरह उनके इर्द गिर्द लिपटा जा रहा था। एक रोज मैं स्वयं को उनसे किंचित दूर करती, तो दूसरे रोज मैं उनके और नजदीक पहुंच जाती। बेबस हो मैंने फिर उनके समक्ष अपने हाथ फैला दिए, सिर्फ उनका प्यार और साथ पाने की चाहत में। यहीं पर कोई भी पुरुष हो कमजोर पड़ जाता है। शायद पुरुष का प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक स्वरूप है कि वह अपनी तरफ बढ़ते किसी स्त्री के कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पाता। उनकी पत्नी का आकंठ में डूबा प्रेम और अटूट विश्वास भी उनके चारों ओर वह रक्षा कवच नहीं बना पाया था, जो मुझे उनके सानिध्य और स्नेह के स्पर्श से दूर रख पाता। मैं उनके प्रेम को अंगीकार कर
भविष्य की कालिमा से बेखबर हो वर्तमान के सतरंगी इंद्रधनुषी सपनों में खो गई थी। मैं मूर्ख उस वक्त यह भी नहीं समझ पाई कि किसी के हरे भरे आशियाने में सेंध लगाकर उसे रोंद कर मैं अपनी खुशियों का महल कैसे बना पाऊंगी। किसी के दाम्पत्य की नींव हिलाने के फेर में मैं स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ। पल दो पल के साथ निगाहों से बरसती रूमानियत और उसके स्नेहिल स्पर्श को ही मैं अपनी जिंदगी समझने लगी थी। शायद यही एक नवयौवना का दुर्बल पहलू है कि वह एक प्यार भरी नजर पाने के लिए विवेक शून्य हो जाती है। अपनी अस्मिता, अपना भविष्य सब हृदय के वशीभूत हो दांव पर लगा बैठती है। यही वह दौर था जब मेरे सोचने समझने की शक्ति विलुप्त हो गई थी। छुपते छिपाते मिलने और उनका इंतजार करने में मैं स्वयं को खासा रोमांचित महसूस करती थी। उनकी बाहों का घेरा मुझे अंदर तक बसंत बहार का एहसास दे जाता था। शनि शनि उनका प्रेम मेरे चेहरे की लालिमा में बढ़ोतरी करने लगा। स्वयं को आईने में निहार निहार कर मैं खुद से ही शर्माने लगी थी। उनके प्रेम की सुगंध मेरे तन मन में पूरी तरह व्याप्त हो चुकी थी। और जब एक दिन मुझे अपने वजूद के भीतर एक और अस्तित्व का एहसास हुआ तो जैसे आसमान से गिर पड़ी मैं। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई थी। दिन का चैन और रातों की नींद दोनों ही कपूर की तरह उड़ गए थे। अजीब अजीब सी भयानक आकृतियां मुझे भयभीत करने लगी। समाज, परिवार, दोस्त, लोकलाज, सबका डर सताने लगा था मुझे। जब इस वस्तु स्थिति के विषय में अमित को बताया तो मौन बैठे रहे थे बहुत देर तक। तुम इसे अटकते हुए इन्होंने कहना चाहा था। सिहर उठी थी मैं। नहीं नहीं, मैं अपने प्रेम की निशानी को खत्म नहीं करूंगी। इसमें उस मासूम जान की क्या गलती है। फिर आनन फानन में ही अपने कुछ मित्रों की उपस्थिति में हमने विवाह की रस्म निभा ली थी, जबकि हम दोनों ही जानते थे कि यह अर्थहीन है। विवाह के बाद मेरे परिवार में जैसे हड़कंप मच गया। किसी विवाहित पुरुष से विवाह? अरे हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम अपने भविष्य का तो ख्याल किया होता। एक शादीशुदा पुरुष प्यार और ऐशो आराम भले ही दे दे, पर मान सम्मान और सुरक्षा का एहसास नहीं दे सकता। यदि अपनी मर्जी से ही विवाह करना था तो चुनाव तो सोच समझकर करना चाहिए था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। जानती हो, किसी शादीशुदा आदमी से जुड़ी दूसरी औरत को किस संबोधन से पुकारा जाता है? आगे के शब्द भले ही भैया के मुंह से ना निकले थे, पर मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह बहने लगे थे। सालों से पाली पोसी में लाडली बेटी पल भर में सबकी वितृष्णा का कारण बन गई थी। हर कोई अछूत की तरह मुझे अपने से दूर छिटक देना चाहता था। घर में भाभी अपनी बेटी को मेरे साए से भी दूर रखने लगी थी कि कहीं मेरे व्यक्तित्व के कीटाणु उसे भी संक्रमित न कर दे। जल्द ही अमित ने मेरे लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर दी थी, जहां कुछ ही घंटे वह मेरे करीब होते थे। उन पलों में भी उनसे दूर होने का खौफ मुझ पर छाया रहता था। अब मैं चलता हूँ। किरण मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी पत्नी के लिए कहे गए उनके शब्द मेरे हृदय को, मेरे वजूद को तार तार कर देते थे। कभी जी चाहता था कि उन्हें अपने आप से दूर नोच नोच कर फेंक दूं, तो कभी पागलों की तरह उन्हें अपने आलिंगन में कस कर जकड़ लेती थी। साथ तो मुझे उनका ठीक से मिल ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे प्रेम भी दम तोड़ता नजर आने लगा था। उनकी पत्नी का स्नेह
उनका परिवार उन्हें वापस अपनी ओर खींचने लगा था। मेरी पकड़ दिन ब दिन ढीली पड़ती जा रही थी। इधर मेरे विचारने की दिशा में भी परिवर्तन हुआ और मैं किरण की मनोस्थिति का अनुमान लगाने लगी। कितना आहत होता होगा उसका हृदय, यह सोचकर कि एक दूसरी औरत उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर उसके पति की अंगशायनी बन गई है। और भी न जाने कितनी बातें सोचते सोचते मुझे खुद से ही घिन आने लगी। कितनी स्वार्थी हो गई थी मैंने बस अपने दिल की चाह देखी। खैर, किरण तो पराई थी, मैं तो अपने जन्मदाताओं के हृदय की पीड़ा को भी नहीं समझ पाई, जो आज मेरे कारण स्वयं को लोगों के बीच कितना अपमानित महसूस करते हैं। उनके वर्षों की प्रतिष्ठा को मैंने अपने एक कदम से ही धूल धूसरित कर दिया था। अपनी गलती पर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचा था, पर प्रायश्चित करूं भी तो कैसे? भयंकर मानसिक तनाव के तहत एक रात अपनी जिंदगी के अंधेरे साए के साथ मैंने वह शहर छोड़ दिया था। अपने गंतव्य से अनजान मैं एक ट्रेन में बैठ गई। हालांकि मन के एक कोने में यह डर भी था कि ये कदम किसी और गहरी खाई की ओर न ले जाए, पर इत्तेफाक कहें या मेरे किसी अच्छे कर्म का फल कि उस ट्रेन में मुझे मेरी बचपन की सहेली सपना मिल गई, जो मुझे अपने साथ यहाँ इस शहर में ले आई। नितांत अनजान लोगों के बीच, जिन्हें मेरे बीते हुए कल से कोई सरोकार नहीं। समाज में खुद को रहने लायक बनाए रखने के लिए मुझे विधवा का झूठा चोला पहनना पड़ा और तुम्हें भी इसी भुलावे में रखा कि तुम्हारे पिता एक दुर्घटना में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चल बसे हैं। अपने अतीत के पन्ने पलटते पलटते शालिनी हाँफने लगी। फिर कुछ क्षण रुक बोली, अप्रत्यक्ष रूप से देखने सुनने में तो आज मेरी जिंदगी शांत और व्यवस्थित है, पर अब भी उन पलों में व्यथित हो उठती हूँ जब किसी स्त्री को गर्व से मांग में सिंदूर सजाए हुए देखती हूँ। हुक उठती है एक ऐसी औरत को देखकर जो किसी की विवाहिता के संबोधन से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है, जिसे अपने बच्चों से पिता के विषय में झूठ नहीं बोलना पड़ता, जिसके पास हर रिश्ता है, तीज, त्योहार, उत्सव, हर मौके पर अपने लोग आसपास होते हैं। वैसे तो आज हमारा समाज काफी आधुनिक हो गया है, पर आज भी ऐसे संबंधों की समाज में कोई जगह नहीं। यदि अब भी किसी को मेरे गुजरे हुए कल के विषय में पता लग गया, तो उनके मन मस्तिष्क में मेरे लिए घृणा के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा और लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से तुम्हें भी अपना जीवन कलुषित प्रतीत होने लगेगा। नेहा, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, साथ ही आत्मनिर्भर भी। अपने निर्णय स्वयं करने का अधिकार है तुम्हें, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी को नासूर बना दे। शालिनी ने प्यार और सांत्वना भरे स्पर्श के साथ कुछ पल नेहा के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीमे कदमों से अंदर कमरे में जा निढाल हो बिस्तर पर लेट गई। उसका संपूर्ण तन मन अतीत की असहनीय पीड़ा से कर्राह उठा था। उधर नेहा अपने जन्म और माँ की जिंदगी से जुड़े इस पहलू से परिचित हो हतप्रभ बैठी थी। स्वयं को संयत करने में उसे घंटों लग गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा व्याप्त हो गया। दोनों की पूरी रात इसी खामोशी में बीत गई। अगली सुबह नेहा ने खिड़की से पर्दा सरकाया तो सूरज की रूपहली किरणें उसके मुखमंडल पर छितर उसे दमकाने लगी थी। वहां रात्रि के अंधकार की मलिनता का कोई अंश शेष न था। उसका चेहरा अपूर्व शांति
और लिए गए निर्णय के प्रभाव से देदीप्यमान हो रहा था। शालिनी की निगाहों से जागते हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसने शालिनी का हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच समेट जो कुछ कहा, उसे सुनकर शालिनी का हृदय इस सुखानुभूति से आह्लादित हो उठा कि उसने गहरे भंवर की ओर बढ़ते अपनी बेटी के कदमों को पहले ही थाम लिया। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने चैनल केटी वॉइस स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।